नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, आज महाराष्ट्र के महानायक या यूं कहें कि भारत के महानायक छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मदिन है। सभी दर्शकों को छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके साथ ही आरएसएस के दूसरे सरसंचालक एमएस गोवलकर यानी कि गुरुजी, उनका भी आज जन्मदिन है। सभी भारतवासियों को उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो पूरी तरह से नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम है। अगर किसी पार्टी विशेष का इसमें नाम आता है या उसके बारे में इसका वर्णन आता है तो उसको उसके साथ जोड़कर ना देखा जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम किसी भी संस्था की बात करते हैं तो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जरूर जुड़ी होती है, लेकिन उसको बनाने के पीछे जो उद्देश्य होते हैं वो कहीं ना कहीं भारत की प्रगति को लेकर, भारत की सोच को लेकर, हिंदुत्व को लेकर या हिंदू राष्ट्र को लेकर कोई सोच है तो उसके पीछे उसकी धारणाएं हैं। तो आज का जो प्रोग्राम है वो आज एमएस गोवलकर यानी कि गुरुजी को लेकर स्पेशली उनके जन्मदिन पर आज का प्रोग्राम जो है हम पेश करने जा रहे हैं। इसमें मेरे साथ हैं डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा जो अर्थ प्रकाश के चीफ रिपोर्टर हैं। आइए उनसे चर्चा करते हैं एमएस गोवलकर जी, उनके जीवन के बारे में और जानते हैं कि आरएसएस जो बनाई गई थी उसके पीछे क्या उद्देश्य थे, क्या कारण थे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार जिंदर जी। डॉक्टर साहब, आरएसएस जो है यूं कहें कि अगर किसी ने बीजेपी को समझना है तो उसको समझने के लिए सबसे पहले उनको जनसंघ या आरएसएस उसको समझना पड़ेगा। तो आरएसएस जब बनी, मेरे ख्याल 27 सितंबर 1925 को जो है आरएसएस उसका गठन हुआ था। और आरएसएस जो बनाई गई, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो था, उसको बनाने के पीछे उद्देश्य क्या रहे हैं, कारण क्या रहे हैं, कैसे उत्पत्ति हुई इसकी? देखिए जिंदरी, सबसे पहले मैं आज छत्रपति शिवाजी जी के जन्मदिन पर सभी दर्शकों को मुबारकबाद देता हूं। उनकी जन्म जयंती है आज, और ये हमारा सौभाग्य है कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो एक सपना देखा था हिंदू राज्य के लिए, उन्होंने उनको पूरा भी किया। और ये एक बात और कहना चाहता हूं कि सौभाग्य इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज ने अखंड भारत का सपना देखा था और वो भी महाराष्ट्र से थे, और जो आरएसएस के द्वितीय सरसंचालक हैं परम पूज्य गुरुजी एमएस गोवलकर जी, वो भी महाराष्ट्र से थे। यानी ये जो कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं जो एक स्टेट से नहीं बंधी होती, वो पूरे विश्व के लिए एक पैगाम लेकर आते हैं। ये दोनों उसी लेवल के थे। अब छत्रपति शिवाजी महाराज तो आपको पता ही है कि उन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी अखंड हिंदू राज्य स्थापना के लिए और उस पर चले। तो आज हम उसके बाद हम बात करते हैं अपने गुरुजी हैं जो परम पूज्य गुरुजी माधवराव सदाशिवराव गोवलकर जी। माधवराव सदाशिवराव, सबसे पहले मेरा जो सवाल था कि आरएसएस जो था वो 1925 में बना। उस समय देश पर जो अंग्रेजों का राज था, आरएसएस जो बना वो किस सोच के साथ बना, क्यों जरूरत पड़ी आरएसएस को बनाने की, और आरएसएस के जो उद्देश्य थे, आरएसएस का जो मकसद था वो क्या था? देखिए, हिंदुस्तान के इतिहास में महाराष्ट्र का एक अलग भूमिका रही है मराठों की। चाहे मुगलों से लड़ाई करनी हो, चाहे अंग्रेजों से करनी हो, इस प्रदेश का योगदान जो हिंदुस्तान का इतिहास भुला नहीं सकता। अब आप करेंगे, पहले हम बात करते हैं आरएसएस की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 27 सितंबर 1925 को विजयदशमी वाले दिन हुई थी और डॉक्टर केशवराव जी हेडगेवार जी ने की थी। और उनका उद्देश्य यह था कि हम जो हिंदू समाज है, हिंदू समाज के अंदर एक चरित्र का निर्माण करना। आप ये देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसकी आप जो वर्डिंग है उसी समझ लेंगे। तो उसके बाद शाखाएं लगनी शुरू हुई, धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। फिर इसका आरएसएस का बहुत बड़ा योगदान जो ये अपना हुआ था पार्टीशन, उसके अंदर उन्होंने किया। यानी कहने का मतलब है कि आरएसएस एक चरित्र निर्माण की संस्था है। और हम बात करेंगे गुरुजी की। गुरुजी सदाशिवराव माधवराव गोवलकर जी, तो इनका जन्म हुआ आज के दिन 19 फरवरी, ये होता 1906 में। रामटेक है यहाँ पर नागपुर के पास, महाराष्ट्र के अंदर हुआ। इनके पिताजी का नाम था सदाशिवराव और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। चूंकि ये एक ब्राह्मण समाज से बिलोंग करते थे और पढ़ाई में होशियार थे। हम थोड़ा हिस्ट्री देखते हैं कि जी आप समझेंगे। जी जी
कि इन्होंने बीएससी की थी 1927 में और एमएससी की 1929 में। फिर इन्होंने पीएचडी की डिग्री मैरिन बायोलॉजी में एडमिशन लिया था, लेकिन वो पूरी नहीं कर सके, इनके फादर रिटायर हो गए थे इसलिए। तो उसके बाद इन्होंने एक क्लरिकल जॉब भी की थी, जो पोस्ट और टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के अंदर। और उसके बाद इन्होंने 1937 में ये इन्होंने दीक्षा ली। और पहले उससे पहले आरएसएस हेडक्वार्टर में 1934 में इनकी मुलाकात हुई थी हेडक्वार्टर के साथ। उसके बाद जो उन्होंने दीक्षा ली थी 1937 में, तो वेस्ट बंगाल में चले गए थे, सन्यासी बन गए थे। और उसके बाद फिर वो आए 1939 में आरएसएस ज्वाइन की। और आरएसएस ज्वाइन जब की थी तो हेडक्वार्टर ने इनको कहा था कि ये जनरल सेक्रेटरी बनेंगे मेरे पास। और 1940 में उनके देहांत के बाद तो गुरुजी जनरल सेक्रेटरी चीफ बन गए थे, आरएसएस चीफ बन गए थे। ये इनकी जीवनी है गुरुजी की। और इन्होंने बीएचयू यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चों को पढ़ाया गया। और ये अपने थे मदन मालवीय जी के साथ काफी अच्छे रिलेशन थे। यानी कहने का मतलब है कि ये एक सोच थी उस समय। तो यही सोच जो हेडगवार जी ने पौधा लगाया था, धीरे धीरे आज अपने एक्सट्रीम पर पहुंच चुका है। गुरु जी की बात करते हैं। गुरु जी जब सर संचालक बने आरएसएस, तो आरएसएस को इनकी क्या देन रही है उसके बाद? हाँ, ये बहुत बड़ा बात है कि आरएसएस के अंदर आपको बता दूं, जो गुरुजी है ना, वो सबसे ज्यादा लंबे समय तक आरएसएस चीफ रहे। उनकी डेथ हुई थी अपने 5 जून 1973 में इनकी डेथ हुई थी गुरुजी की। तो उसके बाद इनकी जो है, अब हम बात करेंगे 1951 और इन्हीं के टर्म के समय में जी 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 जनसंघ की स्थापना हुई। क्योंकि 1940 में तो हेडक्वार्टर चले गए थे। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। यानी आरएसएस को इस मुकाम में पहुंचाने के लिए गुरुजी का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। यानी जो पौधा लगाया था हेडक्वार्टर जी ने, उस पौधे को उन्होंने अपने खून से सींचा है। अब इसी 1951 से, अब आपको बताएंगे, जो आपने कहा था बीजेपी को समझना जनसंघ और आरएसएस। जी जी, अब यहां पर आ रहा हूं मैं जी। आज किसी पॉलिटिकल पार्टी पे बात नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी ये कौन आज भारतीय जनता पार्टी। हाँ, ये पैरेलल चीजें हैं, इनको भी इग्नोर नहीं कर सकते। पहले तो एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि आरएसएस का किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मैं अक्सर कहता हूं, आपने प्रश्न किया था, मैंने आंसर दिया था। देखिए, आपको बताता हूं किस तरह से हर पार्टी की, पहले जनसंघ की बात करते हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जब आए संघ से, उस समय गुरुजी थे। वाजपेयी जी आए, अडवाणी जी आए, उस समय गुरुजी। जो जनसंघ की स्थापना हुई तो जो अपने ये थे अपने मधोक जी, तो आरएसएस से गए थे। यानी उस समय आरएसएस ने यह सोचा कि कोई ऐसी पार्टी हो जो हिंदू विचारधारा की हो, कि जो हमारी बात संसद तक पहुंचा सके। हमारा काम इतना है। उसमें से उन्होंने वो लोग दिए जिनकी आरएसएस में थे, जिनकी विचारधारा थी जनसंघ में आई। तो जनसंघ के बाद वाजपेयी जी आरएसएस की देन, सभी ये जो लीडर है जनसंघ के बाद ये अपनी आरएसएस की देन है। और आरएसएस के बारे में आपको बताता हूं, हम ये क्यों कह देते हैं कि आरएसएस यानी बीजेपी, आज की बीजेपी की बात करते हैं कि ये आरएसएस से इंटरफेयर कर रहे हैं। उसका कारण बताता हूं। देखिए, आरएसएस है ना, जो वो चरित्र निर्माण करती है। उनके शाखाओं में जाओगे तो चरित्र निर्माण करते हैं। आपको पता है आरएसएस के एक बीजेपी है जो जनसंघ था, आरएसएस की एक शाखा थी, ब्रांच थी। उसके अलावा इसके आरएसएस और भी संगठन है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो आरएसएस ज्वाइन करते हैं, उसके बाद अपने सेवा भारती है उसमें चले जाते हैं, मजदूर संघ में चले जाते हैं, विश्व हिंदू परिषद में चले जाते हैं, बजरंग दल में चले जाते हैं। तो उनको हम याद नहीं रखते है, वो भी तो आरएसएस के है ना। लेकिन जो बीजेपी में आ जाते हैं, पॉलिटिकल विंग में आ जाते हैं, तो हम कहते हैं कि आरएसएस का उसमें इंटरफेरेंस है। अब मैं आपको एक बताता हूं, जो मेरे डैडी हैं, पिताजी मेरे, वो इस एरिया के सबसे सीनियर स्वयंसेवक हैं। हरियाणा, हिमाचल, पंजाब जी। 1960 में गुरुजी के साथ, मैं इसलिए बात कर रहा हूं आज कि मेरे डैडी ने भी गुरुजी के साथ काम किया है। 1960 में उन्होंने ओटीसी की थी हिंदू कॉलेज में, सोनीपत में। तो मेरे पापा ने गुरुजी के साथ काम किया, और उसके बाद अपने देवरस जी थे, उनके साथ काम किया, फिर सुदर्शन जी के साथ, उनके साथ रहे हैं। और गुरुजी ने ये बात की थी। अब आपको बात बताता हूं, मेरे डैडी को ये कहा था कि मेरे डैडी की जॉब बैंक में लगी थी। उन्होंने ये कहा था कि आप शिक्षक बनो। गुरुजी कहते शिक्षक बनो या डॉक्टर बनो। तो डैडी ने नौकरी छोड़कर बैंक की
तो टीचिंग लाइन अडॉप्ट कर ली। इसी तरह से मैं भी, तो मेरा आप देखो डॉक्टर बनकर मैं यहां पर बैठा हूं, जो फील्ड लगा है, लेकिन वो संस्कार जो होते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी वो हमारे आगे आते रहते हैं। तो इसलिए जो लोग ना, अब बताता हूं आपको मैं कि आरएसएस की ना कि इन्होंने वो दिए कि कॉन्सेप्ट दिए कि आप ये मुद्दे लोकसभा में उठाओ। क्यों आप बताइए, अगर आरएसएस पॉलिटिकल पार्टी होती तो उनको जनसंघ बनाने की क्या जरूरत थी, बीजेपी बनाने की क्या जरूरत थी, वो खुद ही एमपी बन के चले जाते। आज एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूं दर्शकों को कि आरएसएस नॉन पॉलिटिकल विंग है। अगर पॉलिटिकल विंग होती तो बीजेपी जनसंघ की आवश्यकता नहीं थी, वो खुद ही बन के एमपी बन के चले जाते। लेकिन मैं आज की प्रोग्राम को चाहता नहीं कि हम पॉलिटिकल रंग दें, लेकिन सवालों में से सवाल निकलते हैं। आप कहते हैं कि वो सवाल तो निकलेंगे, जब आरएसएस की बात होगी तो ऑटोमेटिकली बीजेपी जनसंघ के सवाल निकलेंगे। बीजेपी जो है, भारतीय जनता पार्टी जो है, कहीं ना कहीं आरएसएस की आइडियोलॉजी को लेकर काम कर रही है। जनसंघ भी उसी को लेकर चला। लेकिन आज जनसंघ और बीजेपी में एक फर्क नजर आता है कहीं ना कहीं उनकी सोच में। लेकिन आज जो भारतीय जनता पार्टी है वो आरएसएस की आइडियोलॉजी को अडॉप्ट करके चल रही है आगे। नहीं, आपको एक चीज बताता हूं बात में, आज दर्शकों को एक बात बताऊंगा, क्योंकि आरएसएस आज 100वां सालगिरह मनाया जा रहा है। 1925 में 2025 हो गया। अब आपको बता रहा हूं, आज की बीजेपी, प्रूफ करूंगा आपको मैं, आज की बीजेपी पूर्ण रूप से जनसंघ के रास्ते पे चल रही है। पूछो कैसे जी? इसके लिए हिस्ट्री पे जाना। जनसंघ प्योरेस्ट फॉर्म था आरएसएस का। उसके बाद बीजेपी आई, बीजेपी लीनियंट बनी। जो वाजपेयी ने बीजेपी बनाई थी, उन्होंने बेशक उन्होंने कहा था लीनियंट थी थोड़ी सी, कि जैसे गांधी विचार भी थे रखे उन्होंने, बीच में अंबेडकर जी के रखे, लेकिन वो उस लेवल तक नहीं पहुंच सकी। लेकिन जब बीजेपी ने जनसंघ के मुद्दे उठाए, आप ये बताओ बीजेपी कब राइज करना शुरू किया? 1984-85 में 2 सीटें थी इसकी। जब रथ यात्रा शुरू हुई, बीजेपी को पता चला कि हम अपने जो हमारे पूर्वज हैं उनको लेकर आए हिंदुत्व के ऊपर। जनसंघ और आरएसएस हिंदुत्व पर लड़ा। अब बीजेपी वो कन्वर्ट होगी, जैसे अडवाणी जी ने रथ यात्रा की, मुरली मनोहर जोशी जी ने वो किया, क्या कहते हैं, लाल चौक पर लोगों के अंदर भावना शुरू होगी। वहीं से शुरू होगी बीजेपी। जैसे ही वो हिंदुत्व के मामले में बीजेपी का राइज होना शुरू हो गया सरकार। अब आज की डेट में जो मोदी जी हैं, ये टोटली जनसंघ के रास्ते पे चल रहे हैं। आप ये बताइए, भगवा, हिंदू राज्य, राम मंदिर, धारा 370, कुंभ लग रहा है। आप ये बताएं कि आज मैं इसलिए कह रहा हूं कि जनसंघ के रास्ते पे चल रहे हैं, क्योंकि आज 10 सालों में हर हिंदू को यह पता चलेगा कि हम हिंदू हैं। यानी हिंदुत्व के ऊपर आज बीजेपी का कॉन्सेप्ट चल रहा है। वापस आते हैं। अब आज पॉलिटिकल पार्टी जो प्रोग्राम है, हम उसको आज के प्रोग्राम का पॉलिटिकल रंग नहीं देना चाहते। मैं फिर गुरुजी पर आता हूँ। आप बता रहे थे कि 1951 से लेके 60 तक जो गुरुजी का जीवन का चक्कर रहा, जीवन काल रहा है, क्या क्या आरएसएस को देन रही है उनकी, उसके बारे में आप बात कर रहे थे। हाँ, देखिए गुरुजी अगर देखें तो गुरुजी एक इंस्टीट्यूशन थे अपने आप में। आप ये चीज देखना, मैं चाहे गलत बोल सकता हूं, ठीक है, जो गुरुजी के साथ रहे हैं बहुत कम लोग होंगे, उनसे आप मिलकर देखना, आपको पता चल जाएगा कि आरएसएस क्या है, आरएसएस के क्या कॉन्सेप्ट थे। आज भी वैसे चल रहे हैं। और गुरुजी ने, बताता हूं, गुरुजी ने ना पूरे आरएसएस को ना, जो काफी देर तक रहता है, एक उन्होंने जिया है। हेडगवार जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, और जो सारे थे, जो एम थे आरएसएस को, उनके अंदर उन्होंने जीवन व्यतीत किया। आपको बता दूं, गुरुजी अक्सर खुद कहते थे कि राजनीति बहुत रद्दी चीज है, मैं उसको चिमटे सुनना पसंद नहीं करता। ये बयान है गुरुजी के। कैसे कह सकते हैं कि आरएसएस पॉलिटिकल है? नहीं है। उन्होंने खुद कहा था गुरुजी ने कि मैं इससे दूर रहना चाहता हूं, राजनीति ठीक नहीं है। तो गुरुजी ने अनुशासन, जो हम आज बात करते हैं ना, ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कार आ रहे हैं। जो बीजेपी में अनुशासन है वो गुरुजी के देन है, आरएसएस की देन है। क्योंकि जो दो लोग काफी देर तक रहेंगे, नेचुरली कि उनका योगदान होगा ही होगा। तो गुरुजी ने शाखाएं बढ़ाई आगे, आरएसएस में बैन हुआ तो गुरुजी ने क्लियर किया गवर्नमेंट को।
तो इसलिए गुरुजी ने कहा जीवन एक अच्छा बता दो, और गुरुजी के बारे में कुछ चीज बताता हूँ। गुरुजी ने अपने जीते जी अपना श्राद्ध कर दिया था कि मेरी मृत्यु के बाद यानी मेरा कोई ना करे। आप बताइए, ये उस लेवल का आरएसएस का करैक्टर है। लेकिन मैं आज सभी दर्शकों को ये कह रहा हूं कि आरएसएस को आप पॉलिटिकल विंग से न जोड़िए। आरएसएस में हमारा फर्ज है कि हम सभी बच्चों को शाखा में भेजें ताकि उनके अंदर हिंदुत्व, अपने देश की भावना जा सके। अच्छा, एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि गुरुजी 1973 में चले गए जी, दीनदयाल उपाध्याय जी पहले चले गए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पहले चले गए, भारतीय जनता पार्टी का जन्म 1980 में हुआ। तो आपको ये चीज बताना चाहता हूं, आज भी भारतीय जनता पार्टी उनके आइडियोलॉजी पे चल रही है। पूछिए कैसे जी, आप पूछिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रोग्राम होता है तो उसमें आपने देखा होगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का चित्र लगा होता है, क्योंकि तो पहले चले गए थे। यानी भारतीय जनता पार्टी आज भी उन्हीं के नक्शे कदमों पर चल रही है। अच्छा, उसी फोटो के आगे वो दीप प्रज्वलित करते हैं। हम ये नहीं कह सकते ये अलग अलग है, ये कोलेक्टिव चीजें हैं आपस में। यानी गुरुजी ने उनकी आइडियोलॉजी से ऐसे बांध दिया इनको सबको। अच्छा, आपने बताया कि एक लंबे समय तक जो एमएस गोवलकर जी यानी कि गुरुजी जो थे वो आरएसएस के सर संचालक रहे। हाँ जी, उनकी देख रेख में आरएसएस बड़ा फूला है ना। आज आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी, जिसको आरएसएस का अंश कहा जाता है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जो गोवलकर जी थे, गुरु जी थे, उनके उद्देश्य उसको लेकर कितना सही मार्ग पर है, कितना उन उद्देश्यों को पूरा कर पा रहा है? हाँ देखिए, हाँ ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। गुरु जी के जो उद्देश्य थे, जनसंघ के उद्देश्य थे, वो आज भारतीय जनता पार्टी, आज की भारतीय जनता पार्टी कह रहा हूं मैं, वो पूरे रूप से फॉलो कर रही है। हिंदू राज्य, हिंदू साम्राज्य, अपने धर्म के प्रति अवेयरनेस करना, यही आरएसएस के गुण है, उसको करिए। हाँ, कुछ जगह पर इसलिए वो होता है कि दूसरे लोग जब बीच में आते हैं ना, जिनको आरएसएस की पृष्ठभूमि नहीं पता। देखिए, आप ये तो बात मानोगे ना, एक इंसान आरएसएस की पृष्ठभूमि से जा रहा है, एक इंसान सीधा आ रहा है। जो लोग सीधे जब ज्यादा आ जाएंगे ना, तो ये हौच-पौच होता है। ये बीजेपी बेशक आज की डेट में मोदी जी और सभी ये फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जो बीच में घुस गए हैं ना लोग, उनके कारण हौच-पौच हो रहा है। वो शायद उन उद्देश्यों को जानते नहीं है, उनको पता ही नहीं है। आधे, मुझे ये बताइए, जितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, आधे को तो गुरु जी के बारे में पता होगा, देवरस जी के बारे में पता होगा, राज मधोक जी के बारे में पता होगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में पता होगा, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं हो। इसलिए मैं अक्सर ये कहता हूं कि जिसने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी है, वो कम से कम 2-3 महीने आरएसएस में लगाए, उसके बाद बीजेपी का इतिहास समझे, फिर पार्टी ज्वाइन करे। जी, सो दोस्तों, आज हमने बात की एमएस गोवलकर जी यानी कि गुरु जी के बारे में, जो आरएसएस के दूसरे सरसंचालक थे और लंबे समय तक ये आरएसएस के सरसंचालक रहे। उनकी देखरेख में ही जनसंघ जो है उसका निर्माण हुआ। एक पॉलिटिकल पार्टी वहां से शुरू हुई, क्योंकि उनका उद्देश्य था कि कुछ ऐसे लोग भी होने चाहिए, उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी या ऐसे कुछ नुमाइंदे होने चाहिए जो हिंदुत्व की बात या हिंदू राष्ट्र की बात जो है वो लोकसभा में रख सके। इसी चीज को लेकर कहीं ना कहीं जो आरएसएस ने फिर जनसंघ का निर्माण किया, और गुरुजी यानी कि एमएस गोवलकर, माधवराव सदाशिवराव गोवलकर जी, उन्होंने एक लंबा समय आरएसएस जो है उसके ऊपर एज ए सरसंचालक एक उसको चलाया और उसको एक नए उद्देश्य और नया रूप दिया। आज उनको हम अर्थ प्रकाश की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राजेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद।